हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CID पॉइंट बाय शिवानी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का यूनिट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब ये हमें 3 चीज़ें बताता है। पहला, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इनकी डेफिनेशन पढ़ने में हमारी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला टर्म है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, ये हम सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सच अ वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में कि ये एक तो सेपरेटली डिस्क्लोज किए जाते हैं, कहाँ पर, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या दे रखा है, सच अ वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव। यानी कि जब हम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम अलग से हेडिंग डालते हैं। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके बाद ही यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मेंशन करते हैं। तो ये कंपलसरी होता है हमारे लिए कि हम हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से मेंशन करें, जिससे कि जो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उठा के देखेगा उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे कि किस तरीके से क्या आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखा है शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इसमें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के, क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, अर्थक्वेक इफेक्ट और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एग्जाम्पल्स। अब हमने पढ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। कुछ होते हैं हमारे ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स के हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी आइटम्स, सबसे पहला राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज और रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करते थे, कॉस्ट पर, और उसके बाद हम इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड करने लगे, NRV पर। अब क्या हो रहा है, अगर हम देखें कि हमारी कॉस्ट की वैल्यू थी जैसे 1 लाख रुपीज़, हम इस पर रिकॉर्ड करते थे अपनी इन्वेंट्री। अब हमने क्या करा, हम कॉस्ट से शिफ्ट हो गए NRV मेथड पर, और NRV पर जब हम शिफ्ट हुए हमने वैल्यू कैलकुलेट करी अपनी इन्वेंट्री की, तो हमने देखा इसकी वैल्यू आ रही है 90,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट डाउन हो गई इन्वेंट्री की वैल्यू। पहले कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, और उसके बाद कितनी आई, 90,000। यानी कि वैल्यू में क्या आ रहा है, डिफरेंस 10,000 का। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एज एन ऑर्डिनरी आइटम, और इसका जो रिफ्लेक्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर के। ये जो लिस्ट है यहाँ पे ऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जाम्पल्स की, ये वो लिस्ट है जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी कंपलसरी होगी, क्योंकि कुछ ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका डिस्क्लोजर देना अपने अकाउंट्स में कंपलसरी होता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमें, डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स। डिस्पोजल मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, या तो वो एसेट्स हमने सेल कर दी, या वो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो मशीन अब काम करने के लिए नहीं है एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या दे रखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती है हमारी, वो डिस्पोज किस तरीके से की जाती हैं, सिर्फ उनका एक ही मेथड होता है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डिस्पोज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, लिटिगेशन सेटलमेंट्स। लिटिगेशन सेटलमेंट्स क्या होते हैं हमारे, सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस। हमारा कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, हमने वहाँ पे उसे पेमेंट करके या फिर किसी भी तरीके से उसको सेटल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, लिटिगेशन सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। यानी कि हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर है और उसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर डिसाइड करा गया एज पर लॉ कि एक नया रूल एप्लीकेबल किया जाएगा, लेकिन वो जो रूल होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं चलेगा, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा और इसमें भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम कहाँ हैं, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हैं, तो हमें अपनी बैलेंस शीट में या फिर अपने अकाउंट्स में हर जगह ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि ये यहाँ जो इफेक्ट आया है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल था। ये हो गए हमारे ऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स हमारे वो होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के पीछे के आइटम्स होते हैं, यानी कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड नहीं करा, वो जो एंट्रीज अब यहाँ रिकॉर्ड होने वाली थी वो यहाँ इस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी और अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करनी है, वो होते हैं हमारे प्रायर पीरियड आइटम्स। यहाँ क्या लिख रहा है प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में? प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस, वो हमारी इनकम भी हो सकती है, वो हमारे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, विच अराइज इन द करंट पीरियड, जो कि अब अराइज हो रहे हैं इस करंट पीरियड में। यहाँ पे क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स, यानी कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करी जा रही है, ये है हमारा करंट ईयर, यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो रही हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पिछले साल यहाँ या तो एरर हो गया था या फिर ओमिशन हो गया था, उसको हम इस साल करंट ईयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये कंपलसरी नहीं कि जस्ट पीछे वाला ही हमारा प्रीवियस ईयर जो होगा उसी का हम प्रायर पीरियड आइटम नोट करेंगे, वो कितने भी साल पुराना हो सकता है, कोई भी आइटम। जैसे इस ईयर में अगर कोई हमारा ओमिशन हो गया या फिर कोई भी एरर हो गया तो हम उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? इस वाले प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। इसी को हमने क्या देखा था यहाँ पे? प्रायर पीरियड आइटम्स। कोई भी आइटम में कोई भी गड़बड़ हो गई या फिर वो आइटम रह गया नोट करना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रायर पीरियड आइटम, और उसे हम कब मेंशन करेंगे? इसी करंट ईयर में। यहाँ पे क्या दे रखा है? दीज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ये भी हमें अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा कि कोई पिछले साल का या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर की एक अमाउंट थी या फिर एक आइटम था जिसमें एरर था या ओमिशन था, उसे हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे? सेपरेटली in the statement of profit and loss account in such a way that its impact on current year profit or loss can be perceived। यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें उस तरीके से उसे शो करना है जिससे क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट पड़े करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि अलग से हमें दिखाई दे जाए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर अप्रोक्सीमेशंस दैट मे नीड रिवीजन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकम्स नोन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि जो भी हमारी कोई एसेट है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या फिर हम उसे रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा है अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या कर रहा है? अप्रोक्सीमेशंस लगा रहा है दैट नीड रिवीजन, यानी कि हर एक एसेट्स जो ऐसी है जिसको रिवीजन की ज़रूरत है या बार बार उसकी लाइफ में या उसकी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? हम अकाउंटिंग एस्टिमेट लगा रहे हैं उसमें। इसका यहाँ पे एग्जांपल हमें क्या दे रखा है? चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। सबसे ज़्यादा एस्टिमेट जो हम यूज़ करते हैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल है चेंज इन एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। एक एसेट की यूजफुल लाइफ बार बार चेंज हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ और उसकी लाइफ गिवन है हमें 5 ईयर्स। तो हमने क्या करा? हमने कैलकुलेट करा उसका डेप्रीशिएशन कि हर 5 साल में उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगेगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करा हमने, तो हमारे पास कितना है? 2 लाख पर एनम डेप्रीशिएशन। अब हमने क्या करा? हमने 5 साल की जगह स्टार्टिंग के 2 साल में जब डेप्रीशिएशन लगाया उस पर 2 लाख रुपये का, तो हमारी बुक वैल्यू बनी 6 लाख रुपीज़ की। अब हमने इन 2 सालों के बाद जब यहाँ खड़े होके हमने चेक किया कि अब हमारी मशीनरी की यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, तो हमें पता चला कि अब जो यूज़फुल लाइफ आ रही है वो 2 ईयर्स आ रही है। कहाँ वो 5 साल चलने वाली थी और कहाँ अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई 2 साल बाद? 2 ईयर्स की। तो अब हमने देखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, दोबारा से ये बचे हुए जो 2 साल है इसमें डेप्रीशिएशन कितना लगेगा। तो हमने क्या करा? इस 6 लाख को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 3 लाख पर एनम। अब हमें यहाँ पे यही दिखाया गया था कि पहले यूजफुल लाइफ थी उस मशीन की 5 ईयर्स, और अब क्या हो गई उसकी यूजफुल लाइफ? आफ्टर यूज ऑफ 2 ईयर्स उसकी 2 साल ही बची है, यानी कि पहले वो 2 साल काम करा उस मशीन ने और फिर उसके बाद 2 साल। तो टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ मशीनरी कितनी रही? 4 ईयर्स।
हमने लेकिन कहा कितना था क्वेश्चन में, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन द एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ। पहले कितना पहले था हमारा 3 ईयर्स बचे थे। पहले यहाँ पे कितने ईयर्स बचे थे हमारे पास 3, लेकिन जब हमने एस्टिमेट करा उसके बाद हमारे पास कितने ईयर्स बचे 2 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो भी हम एस्टिमेट में चेंज लाएंगे, यहाँ पे क्या दिखा है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है हमारा, उसको क्या करना है, शुड बी इंक्लूड करना है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें हमें उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने क्या हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट किया गया है। क्लियर। अब इसी में यहाँ पे इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए बोलता है द पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली, यानी कि यहाँ पे हो रहा है, ये पीरियड है हमारा जहाँ पे चेंज एप्लीकेबल हुआ है। अगर इसी में हुआ है ये चेंज सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ इसी की अकाउंटिंग होगी। और द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ चेंजेस अफेक्ट बोथ, यानी कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे चेंज आया है और अब इसकी वजह से यहाँ पर भी चेंज आएगा, तो ये हमें हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसी के बारे में लास्ट दे रखा है, द nature and amount of change in an accounting estimate which has a material effect in the current period or which is expected to have material effect in subsequent period should be disclosed। यानी कि हमें क्या करना है, नेचर और अमाउंट में चेंज जो भी आ रहा है किसकी वजह से, अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से, वो हमें शुड बी डिस्क्लोज, हर जगह डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली। इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल और क्वान्टिफाइबल द अमाउंट दिस फैक्ट बी डिस्क्लोज्ड, यानी कि अगर हमने चेंज इन एस्टिमेट किया है और उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है या फिर हम कोई क्वांटिफाइबल यानी कि हम उसे क्वांटिटी में नहीं मेजर कर पा रहे, तो हमें उसका फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसी फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता क्या है एक्चुअल में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिक्वायर्स द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, क्लासीफाई करना ज़रूरी है और डिस्क्लोज करना ज़रूरी है किस किस चीज़ों को, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने अभी पढ़ा क्या होता है, उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स हमने पढ़ा अभी क्या होता है, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स, यानी कि कुछ ऐसे सर्टेन आइटम्स डिस्क्लोज करने हमें ज़रूरी होंगे विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। हमने ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के भी एग्जाम्पल देखे थे कि वो क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हमें डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो मेन बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमसे क्या बोलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम्स और ऐसे सर्टेन आइटम्स जो कि किससे रिलेट करते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से, उनको क्लासीफाई करना है और डिस्क्लोज करना है इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब देखते हैं हम प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कौन कौन से होते हैं। पहला ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि हमने पढ़ लिए, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली हमने, प्रायर पीरियड आइटम्स जो पिछले साल के आइटम्स होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं करे गए होते, किसकी वजह से, एरर और ओमिशन की वजह से। देन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, हमने इसका भी एग्जांपल देखा था। अब आता है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो देखते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होता है। कैन बी चेंज्ड ओनली, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमारी कब चेंज की जा सकती है, या तो लॉ बोलेगा हमसे कि हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा हमसे, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है हमें, तो क्या करेंगे, हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेन एवर एनी अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज्ड देन फॉलोइंग डिस्क्लोजर नीड टू बी मेड, यानी कि जब भी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करेंगे तो हमें कौन कौन से डिस्क्लोजर देने ज़रूरी है, न्यू पॉलिसी क्या है, ओल्ड पॉलिसी क्या थी और रीज़न क्या था, हमने चेंज क्यों करी थी, लॉ ने बोला था, हमने खुद से चेंज करी थी या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा था। इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज, उस चेंज को करने के क्या क्या इम्पैक्ट है, हमें वो भी डिस्क्लोज करने ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, द फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हम क्या बोलते हैं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, द अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शंस,
इसका मतलब है कोई भी चेंज आ रहा है किस में, इवेंट में या ट्रांजैक्शन में, लेकिन जो मोटिव है हमारी कंपनी का वो सेम है, लेकिन इस मोटिव को अचीव करने वाली प्रोसेस वो चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले क्या होता था, रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को जब वो रिटायर होता था तो वो अपने मन से कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता था, लेकिन फिर एक रूल आया कि फिक्स्ड बेनिफिट ही हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, फिक्स्ड बेनिफिट्स। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट्स पहले भी प्रोवाइड कराए जा रहे थे एम्प्लॉयज़ को और अब भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मोटिव सेम है कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता था, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से दे देता था। इसे 1 लाख रुपए का दे दिया, इसे 80,000 रुपये का दे दिया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, और यहाँ पे अब एक फिक्स्ड रूल बन गया कि हर किसी को 80,000 का ही बेनिफिट प्रोवाइड होगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन इवेंट आ गया, चेंज इन ट्रांजेक्शन भी हो गया, लेकिन क्या है, मोटिव सेम है। रिटायरमेंट का बेनिफिट पहले भी मिलता था और अब भी मिल रहा है, मोटिव सेम, लेकिन प्रोसेस चेंज हो गई उस मोटिव की। पहले किसी को भी कोई सा भी अमाउंट मिल जाता था, किसी को भी अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिल जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिक्स्ड बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इसी का एग्जांपल यहाँ पे यही एग्जांपल दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का हो गया, फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी का, इंस्टेड ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेटिया रिटायरमेंट पेमेंट। यहाँ पे इसके बारे में यही दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट। पहले इनफॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे और अब क्या हो गया, अब फॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए। इनफॉर्मल में वही कि एम्प्लॉयर किसी को भी चाहे कितनी भी अमाउंट चाहे वो दे सकता था। अब फॉर्मल में क्या हो गया, एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर दी गई कि इतने परसेंटेज पर ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेगा एक एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे क्या देखा है, द अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वर इमैटेरियल। यानी कि हम जब कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी स्टार्ट करते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और अब एग्जिस्ट करती है, तो उसे भी हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, वही अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी डज नॉट मीन्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी आती है तो हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारी थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। अब करते हैं हम थोड़े से इलस्ट्रेशंस। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 1 पे। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलते हैं हमसे, फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट। फाइनल बिल फॉर फ्यूल सरचार्ज ऑफ 5.30 lakhs फॉर पीरियड अक्टूबर 2001 टू सितंबर 2007। यहाँ पे एक पीरियड है अक्टूबर 2001 से सितंबर 2007 तक। यहाँ पे एक बिल जनरेट हुआ था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू 5.30 lakhs का। अब आगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हैज़ बीन रिसीव्ड एंड पेड इन February 2008, जो कि कब पे किया गया है, February 2008 में। However, the same was amounted in year 2008-9. Comment on the accounting treatment done in the said case. तो इस केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आएगा, अब इसमें हम ये लाइन दोबारा देखिए, द सेम वाज अकाउंटेड इन द ईयर 2008 और 9। यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा मार्च 2008 और यहाँ से यहाँ आएगा हमारा मार्च 2009 और यही ये पॉइंट हो जाएगा हमारा अप्रैल 2008। और ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होने वाला है ये होगा हमारा 2008 से 2009 वाला। अब ये जो यहाँ पर हमने बिल पे किया है, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है वो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में।
यानी कि द सेम वाज अकाउंटेड इन द ईयर 2008 और 2009। तो इसको हम क्या मान लेंगे, प्रायर पीरियड आइटम, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमने अमाउंट पे करी है वो कब की करी है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर की। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर ऑफ ओमिशन ही तो हुआ यहाँ पे, यानी कि जब 2008 में फैब में ये हमने पे कर दिया था यहाँ पे, तो हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा, इसे हमने आगे रेफर कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा प्रायर पीरियड आइटम, और हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके बारे में आगे लिखते हैं कि सबसे पहले हमने बता दिया ये एक एरर ऑफ ओमिशन था। अब इसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो लिखेंगे treated as prior period item and accounting in the period of 2008 से 2009। और क्या ज़रूरी है यहाँ पे, सेपरेट डिस्क्लोजर। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसी के साथ इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम इलस्ट्रेशन 2 पे। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर 2001 एंड 2 ए मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोट डाउन इट्स इन्वेंट्रीज टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाय 5 लाख। इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी। तो इसमें हम लिखेंगे कि येस, सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज हो रही है। तो इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ऑर्डिनरी आइटम में, जिसमें क्या हो रहा था, कॉस्ट और एनआरवी में चेंज आ रहा था वैल्यू का, यानी कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे पहले, और उसके बाद फिर किस पे करने लगे, एनआरपी पे। और उसमें क्या हो रहा था कि 1 लाख की मशीनरी 90,000 की हो गई थी, उसमें 10,000 का जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था वो हमने इमीडिएट उसे डिस्क्लोज करा था सेपरेटली, और उसको कहाँ डाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, क्या हो रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यू में डाउनफॉल आ रहा है, किसकी वजह से, नेट रिलाइजेबल वैल्यू की वजह से। यानी कि पहले हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते होंगे और अब किस पे कर रहे हैं, हम नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख रुपीज़ का। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 डाल के, it is an ordinary activity which is required to disclose separately in the profit and loss account of the current year। क्लियर, यानी कि यहाँ पे डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है, सेपरेट डिस्क्लोजर देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमसे, ए कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयज यूनियन ऑन 1/9/2002 फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30/9/2001 से। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम। इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड इन 2002 और 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि कंपनी को क्या करना है, एक एग्रीमेंट हुआ था एम्प्लॉयज़ यूनियन से कि उन्हें हम एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, रिवीजन हो जाएगा। कब से, 30/9/2001 से। और ये कब की बात है, 2002 की, कि उनकी वेजेस का रिवीजन हो जाएगा। या तो हम बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, जो भी माना जाएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। और कब से माना जाएगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमारा वो इफेक्ट होता है जो हमने इस अकाउंटिंग ईयर में कोई पॉलिसी अप्लाई करी और उसमें बोल दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो हम वो पीछे के जितने ईयर्स के लिए वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाएगा वहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा। अब ये 2002 में डिसाइड हुआ था कि हम 2001 से ही ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये जो एक्टिविटी होती है ये होती है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हमने इसके ऑर्डिनरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जहाँ भी आ जाता है हम उसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी मानेंगे, और एक सर्टेन आइटम मानेंगे जिसको डिस्क्लोज करना उसी करंट ईयर में कंपलसरी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखेंगे,
it is an ordinary activity which require separate disclosure in the profit and loss account of current year. इसी के साथ हमारे ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। अब इन दोनों का एक म्यूचुअल आंसर देखते हैं जो हमारे ICAI स्टडी मटेरियल में दे रखा है, और वो दे रखा है हमें when items of income and expenses within profit or loss from ordinary activity, यानी कि ordinary activity से आता है, are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such item should be disclosed separately. बस ये जो बातें हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में लिखी है, इसको एक प्रॉपर इंग्लिश में एक्सप्लेन करके एक ये पॉइंट आ जाएगा कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी जो सर्टेन आइटम्स होते हैं, उनको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन 3। द कंपनी फाइंड्स दैट द इन्वेंट्री शीट ऑफ 31/3/2001 did not include 2 pages containing detail of inventory worth 14.5 lakhs. State how would you deal with the following matter in the account of Omega Limited for the year ended 31st March 2002. जब हमने यहाँ पर बैलेंस शीट तैयार की थी अपनी, इस पीरियड में 2000 से 2001 वाले पीरियड में, तो हमारी इन्वेंट्री शीट में से क्या हो गया, 2 पेजेस गायब हो गए, और उसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो कितनी अमाउंट की थी, 14.5 लैक्स की। अब ये बात हमें पता चल गई इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर, तो जब हम इस टाइम पे अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे तो ये जो अमाउंट थी 14.5 लैक्स का ट्रीटमेंट हम यहाँ दिखाएंगे। तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको लिखेंगे इट इज़ अ प्रायर पीरियड आइटम। ये आइटम कहाँ का था हमारा, इस फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब हमें इंफॉर्मेशन आई है इस अकाउंटिंग ईयर में, तो हम इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे 2001 और 2002 में। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, ये एक प्रायर पीरियड आइटम था जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसे हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेपरेटली डिस्क्लोज in the accounts in current financial year. क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 4 पे। इलस्ट्रेशन 4 बोलता है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। हमने देखा था, हमने 2 पॉइंट पढ़े थे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज हम कब नहीं मानेंगे। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉय इन प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। ये सेम पॉइंट हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस कब नहीं मानेंगे। ये पॉइंट क्लियर वही सेम डेफिनेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि पेंशन मिलेगी उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने 5 साल सर्विस प्रोवाइड करी है ऑर्गेनाइजेशन में। सच एम्प्लॉयज़ विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। वो एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, पेंशन रिसीव कर रहे हैं 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वर नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें यहीं से पता चल गया, यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर वर नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी और ये स्कीम कब से स्टार्ट करी गई है, अब से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, adoption of new accounting policy। और हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि जब हम एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो वो हमारा क्या करा जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया, इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में क्या दे रखा है, इन द करंट ईयर ए लिमिटेड चेंज्ड द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड चला था, अब हमने क्या करा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे क्या दे रखा है, व्हेन ए लिमिटेड रिकम्प्यूटेड डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली एज पर द न्यू मेथड। इस न्यू मेथड ने क्या करा कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पर हम कंटिन्यू एसएलएम यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे आके हमने डब्ल्यूडीवी स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ हम क्या कर रहे थे, पहले एसएलएम। अब यहाँ पे क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है ये काम, तो अब हम जो पीछे के थे अकाउंटिंग हमारी, उसमें चेंजेस करेंगे और इसको हम कर देंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट। अब आगे दे रखा है, डिफिशियंसी अरोज इन डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पास्ट ईयर्स। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आया होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट थी हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम डब्ल्यूडीवी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी, फिर एक टाइम पे ये कम होगी और ये ज़्यादा होगी, तो हमारे पास डेफिशिएंसी आ जाएगी अमाउंट की। Therefore, it reduced the carrying amount of the asset by the amount of deficiency, and such change in carrying amount यानी कि deficiency के amount has been debited to the statement of profit and loss as on extraordinary expense। यानी कि अब हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आई होगी कैरिंग अमाउंट, वो डिक्रीज हो गई होगी। अब इसमें जो भी डिक्रीज आई है उसको क्या करा, डेबिट कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें बताना है वेदर द चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंसिडर करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम अपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं या फिर हम कोई एस्टिमेट चेंज करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ को लेकर, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है, ना कि हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानकर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, जितना हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डब्ल्यूडीवी में गए या फिर हमने एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाया, उसकी वजह से डेफिशिएंसी आ गई थी, हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, तो ये कंसिडर होगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। तो इसका जो हम लिखेंगे सॉल्यूशन वो आएगा कुछ इस तरीके से, change in method of depreciation is considered as change in accounting estimate as per accounting standard 5. This is not correct to treat this deficiency as an extraordinary item. It is a normal item and it is recognized in current period.
क्लियर। यहाँ पे हमारा डेप्रिशिएशन का मेथड चेंज हो रहा था, एक नॉर्मल आइटम माना जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जगह, और इसका ट्रीटमेंट इसी साल हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, ए कंपनी जेड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। A few days back, it received a notice from GST department raising a demand of GST on consultancy service provided by it for rupees 5 lakh। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीएसटी वालों ने क्या कहा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स यानी कि जीएसटी देनी पड़ेगी आपको 5 लाख रुपीज़ की। किस चीज़ के लिए, जो भी आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है उस पर। पहले हम नहीं देते थे, लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि आपको देनी ही पड़ेगी, कितनी, 5 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसेंटली जेड लिमिटेड पेड द डिमांड, जेड लिमिटेड ने ये अमाउंट पे कर दी। इन द बुक्स द पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। तो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड हुआ वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर के नाम पर। वेदर पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड raised by the taxation authority can be recognized as an extraordinary item। तो अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो इसने यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसको रिकॉर्ड करा है टैक्स को, तो क्या वो सही रिकॉर्ड करा है, क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है या नहीं होती। तो इसका आंसर है नो। पेमेंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी recognized as an extraordinary item। जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है तो ये किस चीज़ का पार्ट होगा, ऑर्डिनरी आइटम का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी आइटम। और डिस्क्लोजर सेपरेटली दिया जाएगा, और रिकॉग्नाइज करा जाएगा इन द करंट पीरियड। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने कवर करी इसमें सारी थ्योरी, सारे इलस्ट्रेशंस और सारे क्वेश्चंस। अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।